जो कुदरती तौर पे हमारे 20 साल की उम्र के बाद ही जी जो फेफड़ों का कामकाज होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इंसान अपने फेफड़ों का ध्यान कैसे रख सकता है? रेगुलर डाइट आप रखेंगे तो ये डाइट आपके न सिर्फ फेफड़े बल्कि पूरी आपकी हेल्थ, आपकी आँखें, आपके दिल, इवन आपके जो अंतड़ियाँ सभी को ही ठीक रखेंगी। कसरत जो एक चीज़ है जो बिल्कुल हमें भूलनी नहीं चाहिए। हर हाल में हमें कसरत करनी ही करनी है, क्योंकि अगर फेफड़े आपके वहाँ नुकसान हुआ है तो वो डायाफ्राम की मूवमेंट से आपके फेफड़ों में वापस ताकत आ सकती है। फ्रिज, उसमें फंगस लग जाती है जी तो अगर उसको रेगुलर क्लीन नहीं करेंगे वो काफ़ी डेंजरस हो सकती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हर्षिंदर कौर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, और आपके ज़रिए जितने भी लोग सुन सकते हैं सभी को मेरी नमस्ते। डॉक्टर साहब, आजकल संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो ऐसे में इंसान अपने फेफड़ों का ध्यान कैसे रख सकता है, इसी विषय पे हम आज आपसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि जब भी कोई संक्रमण होता है तो वो बुजुर्गों में सबसे पहले होता है, तो ऐसे में उन्हें किन चीज़ों का ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए? जी दरअसल क्योंकि बात हम कर रहे हैं कोविड की, क्योंकि कोविड-19 ज़्यादातर फेफड़ों पे ही असर डालती है, तो इसीलिए चाहे वो बुज़ुर्ग हों चाहे बच्चे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने फेफड़ों को, लंग्स को देखना चाहिए कि तंदुरुस्त हैं या नहीं। ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं उनकी, वैसे मैं आपको बता दूं बुज़ुर्ग तो बाद में आते हैं, जो कुदरती तौर पे हमारे 20 साल की उम्र के बाद ही जो फेफड़ों का कामकाज होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अगर रेगुलर हम एक्सरसाइज ना करते हों या फेफड़ों के लिए जो कसरत ख़ास तौर पे होती है या खुराक जो फेफड़ों के लिए होती है, अगर वो हम ठीक नहीं लेते तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कुदरती तौर पे आप 20 साल के बाद ही, यानी अपने फेफड़ों के जो पूरी तरह उनका फैल कर जो काम करना है वो कम होने के कारण आप इस तरह की बीमारियां जल्दी पकड़ सकते हैं। जैसे आप देख भी रहे हैं कि इस वक्त 25 से 45 साल के लोग ज़्यादा इसके असर के अधीन आ रहे हैं, और मौत ज़रूर ज़्यादा ओल्ड एज में हो रही है, पर उन जो एजेस बियॉन्ड 20 जो हैं उनके लिए हमें ज़रूर अपने फेफड़ों का तंदुरुस्त होना, पहले तो आपको पता होना चाहिए कैसे हैं और फिर कैसे तंदुरुस्त रखें। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि फेफड़े कैसे पता चलेंगे कि ये तंदुरुस्त हैं या नहीं हैं? उसके लिए क्या मेडिकल टेस्ट करवाना ही ज़रूरी है, या इंसान अपने आप भी पता कर सकता है कि उसके फेफड़े तंदुरुस्त हैं? जी नहीं, आप अपने आप भी पता लगा सकते हैं। क्या आप रेगुलर वॉक जब करने जाते हैं आपको सांस तो नहीं चढ़ता, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने पे आपको सांस तो नहीं चढ़ता, जब आप लंबा सांस अंदर खींच के कितनी गिनती कर सकते हैं, जैसे मिसाल की तौर से मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने सांस खींचा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह क्या आप ये गिनती गिन सकते हैं? तो फिर आप ठीक हैं। बोलते समय तो आपको क्या सांस तो नहीं चढ़ता। ये चीज़ें हैं जो आपको बता देंगी कि आपके साथ वाला अगर चल सकता है नॉर्मल और आपको सांस चढ़ने लग गई है तो आपको कोई ना कोई, चाहे वो फेफड़े की हो या गुर्दों की हो या दिल की हो, कोई ना कोई बीमारी आपको, इसका मतलब है, शुरू हो चुकी, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। और आपको अगर इस तरह की चीज़ कोई आपको पता चल रही है कि मेरे से प्रॉपर सांस नहीं लिया जा रहा, या मेरे को सांस चढ़ता है, या रात को खांसी आने लग गई है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। या रात को आपको एकदम उठ के बैठना पड़ता है सांस लेने के लिए, ऐसा लगता है जैसे सांस बंद हो रही है, तो ज़रूर उस वक़्त डॉक्टर को चेक करवा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, जब फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है तो इंसान को अपनी खुराक में क्या बदलाव करना चाहिए, उसे क्या क्या खाना पीना चाहिए? जी दरअसल हम डॉक्टर हैं तो पहले तो बात होती है परहेज़ की, कि बीमारी होने से पहले ही आप अपने फेफड़े कैसे
ठीक रख सकते हैं, किस तरीके तंदुरुस्त रख सकते हैं जी। बीमारी के बाद भी बताते हैं, पहले की बात कर लें कि आप पानी अगर रेगुलर आप लेते रहें जी। तो आपके फेफड़ों के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। सेब काफ़ी अच्छा है खुराक के तौर पे, अगर आपने अपने फेफड़ों के लिए फेफड़ों की तंदुरुस्ती की बात करते हैं। इसी तरह मच्छी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कारण वो फेफड़ों के लिए काफ़ी अच्छी साबित हो चुकी है। आड़ू आप खा सकते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया है। इसी तरह ब्रोकली, अंडे, मीट, यानी ये चीज़ें जिनमें अखरोट वगैरह भी, और कीनू, संतरे, मौसमी, ये सारी चीज़ें आपके फेफड़ों को तंदुरुस्त रखती हैं, जिसमें विटामिन ए, सी, ई, बीटा कैरोटीन, यहाँ तक कि ब्लूबेरीज़, फलियाँ बहुत रिच हैं। वो अगर रेगुलर डाइट आप रखेंगे तो ये डाइट आपके न सिर्फ फेफड़े बल्कि पूरी आपकी हेल्थ, आपकी आँखें, आपके दिल, इवन आपके जो अंतड़ियाँ, सभी को ही ठीक रखेंगी। सो कोशिश किया कीजिए कि ये सारी चीज़ें आपके रोज़ या एक दिन छोड़ के ये आपके रूटीन बन जाना चाहिए, आपने खाते रहना है, तो काफ़ी बीमारियों से इससे बचाव हो सकता है। जिस तरह आपने पूछा कि बीमार हो चुके हैं तो क्या ख्याल रखें। अगर आपको फेफड़े की तकलीफ़ हो चुकी, जिसमें चाहे वो वायरल हो, चाहे निमोनिया है या टीबी है, या आपको कोई यानी कोई संक्रमण हो गया, या कोई जिस तरीके से दिल की कोई बीमारी के कारण पानी इकट्ठा हो रहा है, या गुर्दे के कारण, तो उसी हिसाब से आपकी डाइट अलग हो जाती है। जैसे गुर्दे की है तो आपको नमक का ख्याल रखना पड़ेगा, इसी तरह अगर दिल की है तो उसमें भी आपको नमक का ख्याल रखना पड़ेगा, साथ में दवाइयाँ अलग हो जाती हैं। पर इन सारी चीज़ों में, जैसे फेफड़ों की भी बीमारी में कई बार आप खा ही नहीं सकते, आपको ऑक्सीजन लगी होती है, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ जाता है, तो उस समय खाने का बहुत लाइट, जो अगर शुरू भी करते हैं पहले तो इनिशियली काफ़ी लाइट देते हैं, जैसे पतली खिचड़ी या दाल आप इस तरह की, या दलिया बना के ले सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें आपको शुरू की जा सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आप हॉस्पिटल में हैं या घर में आप आ गए हैं, तो धीरे धीरे जिस तरह आप रिकवर होंगे तो यही खुराक जो मैंने आपको चीज़ें बताई, इन पे वापस आ सकते हैं। पर फिर भी कसरत जो एक चीज़ है जो बिल्कुल हमें भूलनी नहीं चाहिए, चाहे 100 साल के भी हो जाएं, हर हाल में हमें कसरत करनी ही करनी है, लॉन्ग वॉक्स करनी है, जब तक आप चल सकते हैं लंबा, नहीं तो चाहे आपको बैठना भी पड़ रहा है तो आप योग कर सकते हैं। यानी हर हाल में आपको शरीर को हिलाना ही पड़ना है, तभी ये चीज़ें होंगी। और 2 एक्सरसाइजेज़ मैं आपको ज़रूर बता दूं जो फेफड़ों को तंदुरुस्त रख सकती हैं लंबे समय तक, और अगर आपको थोड़ी बहुत डिज़ीज़ भी शुरू हो गई है तब भी उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। उसमें आप सीधा लेट जाइए, एक हाथ अपनी छाती पे और एक हाथ अपने पेट पे रख लीजिए। फिर आप इस तरह लंबा सांस जब खींचना है तो कोशिश कीजिए अपने छाती को नहीं फैलाना, पेट आपका ऊपर आना चाहिए। सो इस तरीके जैसे सांस ली तो आपकी छाती ना फूले, पेट देखिए बाहर को आ गया, और उससे जब बाहर सांस निकालनी है तो आपने नाक से नहीं निकालनी। सांस लिया अंदर नाक से, निकालते समय आपने होंठ थोड़े खोल के और पूरे ज़ोर से, यानी ज़ोर लगा के निकालना है, ताकि वो आपका डायाफ्राम जो छाती और पेट को अलग करता है जी, उसकी मूवमेंट, क्योंकि अगर फेफड़े आपके वहाँ नुकसान हुआ है तो वो डायाफ्राम की मूवमेंट से आपके फेफड़ों में वापस ताकत आ सकती है जी। इस तरीके आपने जैसे सांस खींचा तो 5 सेकंड तक आप काउंट कीजिए, जैसे उसी को रखना है। 1 2 3 4 5 आपने 5 तक काउंट किया, फिर आप सांस ज़ोर से बाहर निकाल दीजिए। दूसरी कसरत है जिससे आपने अंदर सांस नाक से ही खींचनी है, और उसमें आपने छाती फैलानी है, जितनी भी आप फैला सकें, पूरी ज़ोर से अंदर खींच के जी, और उससे दुगनी ज़ोर से आपने फिर वही होंठों से ही पूरे ज़ोर से बाहर निकालना है।
जी। यानी एक तरीके से आपका फेफड़ा पूरा भर गया और फिर पूरे ज़ोर से जब आपने निकालने की कोशिश की तो वो फिर फेफड़े को पूरा ज़ोर से काम करना पड़ा। इस तरीके आप अपने फेफड़े को तगड़ा कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बीमारी के दौरान भी। जी मैम, ये कितनी बार करना चाहिए? ये कम से कम 30 बार आपको, ये एक बार सुबह और 30 बार शाम को, इतने में ही आपको ये स्ट्रेंथ मिल जाती है। जी, इसके अलावा और किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? जी, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको अपना वेट कंट्रोल, यानी आपको घी वगैरह कम करना पड़ेगा। तेल, घी, जो भी किसी तरह का ये जो मतलब अकेला घी नहीं, तेल भी उतना ही डेंजरस हो जाता है। सो आपको वेट कंट्रोल में रखना पड़ेगा, जो सबसे ज़रूरी बात है। उसके लिए एक्सरसाइज मैंने आपको पहले ही बताई कि रेगुलर वॉकिंग आपको ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम भूल जाते हैं, घर में कालीन और पर्दे हर एक के होते हैं। जी। कालीन हम इसलिए भूल जाते हैं रख के कि उसके ऊपर छोटे छोटे फंगस के कीटाणु आ जाते हैं। तो आइडली जो इंटरनेशनल लेवल पे बात होती है कि हफ्ते में 3 बार उसको, आपको कालीन को क्लीन करना पड़ता है वैक्यूम क्लीनर से। जी। और साल में एक बार उसे धूप लगानी भी ज़रूरी है। उसको उल्टा रख के धूप अच्छी लगवा दीजिए, या स्टीम से उसको उस वक़्त साल में एक बार अच्छी तरह क्लीन ज़रूर होना चाहिए। कर्टन्स भी इसी तरीके हम लगा के कई बार भूल जाते हैं कि इनको चेंज भी करना है, उनको भी हफ्ते में 2 बार वैक्यूम क्लीन ज़रूर करना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि 2 महीने बाद ज़रूर वो चेंज होके फिर दूसरे उसको धुलवा लीजिए या ड्राई क्लीन करवा लीजिए, फिर दूसरे शिफ्ट कर लीजिए, ये ज़रूरी है। जी। इसी तरीके सिगरेट्स में ख़ास तौर पे सिर्फ स्मोकिंग में हम ई सिगरेट्स भी उतनी ही डेंजरस गिनते हैं। खैनी, गुटखा, ये सभी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये काफ़ी ख़राब करती हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो आम तौर पे हमें पता ही नहीं होता, सर्दियों में हम दरवाजे बंद रखते हैं, खिड़कियां बंद रखते हैं कि ठंड लगती है, बाहर से ठंडी हवा आती है। मैं बता दूं आपको, धरती में यूरेनियम होता है। वो यूरेनियम किस तरीके वो सॉइल से या स्टोन से, जिस भी चीज़ से, वो धीरे धीरे जब हम मकान बनाते हैं उनमें वो धीरे धीरे ट्रिकल इन कर जाता है। जैसे जहाँ कोई जोड़ होगा, दरवाज़ा लगा या खिड़कियाँ लगी या आपकी पाइप्स जा रही हैं पानी की या बिजली की, तो उनमें से वो उसके अंदर से गैस निकलनी शुरू हो जाती है, वहाँ इकट्ठी हो जाती है, जिसको रेडॉन गैस कहते हैं। जी। अगर आप खिड़कियां दरवाजे नहीं खोलते या दिन में एक बार उसको अच्छी तरह कमरे के अंदर हवा नहीं बदलते, तो वो जो कलेक्टेड रेडॉन गैस है वो आपको फेफड़ों को भी तगड़ा नुकसान कर देती है, कैंसर तक कर सकती है। इसीलिए ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए। काफ़ी घरों में सर्दियों में ना तो वो कर्टन पीछे करते हैं, ना वो दरवाज़े खोलते हैं, ये डेंजरस हो सकता है। इसी तरह कुछ लोगों को, जैसे आप आटा छानते हैं तो सूखे आटे से एलर्जी तगड़ी हो जाती है, खांसी या ज़ुकाम या छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए भी आपको, जैसे आटा आपने निकाला तो उसमें थोड़ा सा पहले ही इमीडिएटली पानी मिक्स करके, ताकि वो उड़े नहीं, तो आपको उससे भी आराम मिल सकता है। या फिर आप अपने ऊपर मुंह पे मास्क लगा के भी आटे को टच कर सकते हैं, इस तरह हो सकता है। कुछ घरों में ह्यूमिडिफायर रखते हैं जी कि जैसे स्टीम ले लिया, कुछ ले लिया, तो मैं उसके लिए भी बता दूं आपको, अगर वो स्टीमर या ह्यूमिडिफायर अगर आप रेगुलर क्लीन नहीं करते तो उसमें से भी फंगस आपको काफ़ी सिवियर प्रॉब्लम कर सकती है। सो उसको रेगुलर हर रोज़ क्लीन करना होता है। इसी तरह गैस आपको लगता होगा कि रोज़ जलाई बंद हो गई, यूज़ कर लिया, मगर उसमें से भी जो फ्यूम्स हैं वो डेंजरस हो सकती हैं। इसीलिए डेली आपको गैस को क्लीन करना चाहिए, तो उससे भी आपको फेफड़े की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये अगर सिंपल सी चीज़ें हम ध्यान रखें तो इससे काफ़ी कुछ हम ठीक रख सकते हैं। पर एक बेस्ट एक्सरसाइज बतानी चाहती हूँ जी, बिल्कुल मुफ्त, और कई लोगों को शायद डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी ना पड़े जी। वो है हर रोज़
खिलखिला के आप हंस लिया कीजिए 15 मिनट। इससे न सिर्फ आपके फेफड़े, आपके बहुत से और मसल्स, फेस मसल्स और इवन आपकी बाकी बॉडी की भी जो आपकी रवानी होगी, जो आपके खून का दौरा उस तरफ बढ़ेगा, आप हैरान रह जाएंगे कि आपके फेफड़े की तकलीफ़ तो ठीक हुई, पर आपकी मानसिक जो आपको देखेंगे कि वो उस तरह की सारी परेशानियां भी दूर होंगी और आपको जो पॉजिटिविटी आपको दिखेगी वो सच में आपको बहुत सी बीमारियों से आपको लगेगा हम ठीक हो गए। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो हमें अब तक नहीं पता थी और इतनी आसान है कि जिन्हें अपनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप उसे आसानी से अपना के अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। जी, एक लास्ट और मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी गृहिणियाँ हैं वो शायद इस तरफ ध्यान नहीं देती। फ्रिज की एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आप देखेंगे काली काली सी उसमें फंगस लग जाती है जी। तो अगर उसको रेगुलर क्लीन नहीं करेंगे वो काफ़ी डेंजरस हो सकती है, इवन कैंसर भी कर सकती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हर हफ्ते उसको क्लीन तो करना ही होता है। आप ऐसा कीजिए, जो मिठा सोडा होता है ना, हाँ, उसको आप छोटे से शीशे के कोई भी कप या छोटा सा कोई शीशी हो उसमें पानी डाल के 1 चम्मच वो उसका आप मिठा सोडा उसमें डाल के रख लें अगर फ्रिज के टॉप वाले खाने में जी, तो उससे एक तो स्मेल आपके नहीं आएगी रेफ्रिजरेटर में से और वो आप देखेंगे कि वो काली काली सी फंगस भी नहीं होगी। पर उसको ये ना हो कि आपने रख दिया और भूल जाइए, 1 हफ्ते बाद वो पानी फिर चेंज करके उसमें फिर नया मीठा सोडा डाल के अगर आप रख लेंगे तो आप देखेंगे आपको फ्रिज में से स्मेल भी नहीं आएगी और इन्फेक्शन भी आपकी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई जिसको मान करके हम लोग अपने आप को संक्रमण से मुक्त रख सकते हैं। डॉक्टर साहब आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।